नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत, इसे सहेजना, इसे प्रचार देना हम सभी का साझा कर्तव्य है। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास जरूर होने चाहिए और विशेषकर जब आप किसी ऐसी पोजीशन पर बैठे हों तब अपने कर्तव्य निवारण में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि तब आप अपने अस्तित्व के साथ बेहतर इंसाफ कर सकते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनेक नेक पदों पर रहे और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया भी। डॉक्टर नसीब सिंह मनहास सर, आपका एक्सेल स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। आपने सर आकाशवाणी में भी अनेक पदों पर काम किया, दूरदर्शन में आप डायरेक्टर भी रहे और इस बहाने आपको अस्तित्व के लिए, भाषा को प्रचार देने के लिए, प्रसार देने के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए काफी मौका मिला कि आप लोगों को मंच दे सकें। क्या ऐसे मंच आज उपलब्ध हैं? देखो जैसे ऐसा है कि मंच तो उपलब्ध हैं जी, और लोग भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मंच मिलता है, वो बोलते हैं कि मैंने मंच पे आके अपने लिए क्या करना है। वो चीज़ भूल जाते हैं कि मंच ऊपर वाले ने आपको क्यों दिया है, कि जनमानस के लिए या समाज के लिए या साहित्य के लिए या आर्ट के लिए जिसकी संस्था के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं उनको काम करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए करना है, ना कि अपने लिए। तो ये डिपेंड करता है। मैं बताऊं, मैं आपको तो पता है, हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब युवानी में आप आते थे, मैं भी आता था। तो रेडियो में मैं प्राइमरी सर्विस में सबसे छोटी उम्र का गीतकार अप्रूव था। मेरे गीत पहले लोग गा चुके थे, सीमा अनिल सहगल और अनिल कुमार, अनुपमा शर्मा, अनीता वगैरह सारे जो लोग मेन को कुछ बॉलीवुड के सिंगर भी गा चुके थे। और मैं बी हाई सिंगर अप्रूव हो चुका म्यूजिक एडिशन बोर्ड का। लेकिन जब मैं म्यूजिक का इंचार्ज बना, एक दिन मैंने गीत अपना गाया तो कह ले, देखो जी आप खुद म्यूजिक इंचार्ज हो, खुद गा रहे हो, मैं अपना गा रहे हो जी, पार्टी दो पार्टी दो। मैंने आज के बाद बंद। फिर मेरा लिखा हुआ किसने गीत गाया, कहते हमारे मुबारक है जी, पार्टी दो जी, पार्टी बड़ा अच्छा है। उन्हें टांट किया। मैं आज के बाद मैंने अपने गीत बंद कर दिया। जब तक मेरी सर्विस रही, एक्टिव सर्विस, मैंने अपने गीतकार को और अपने सिंगर को गला घोंट दिया, उसकी कलम दबा दी। मैंने बिल्कुल नहीं अपने आप मना। लेकिन मेरे साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने ऐसे मंच पे, यहाँ नहीं कहीं और भी, उन्होंने अवार्ड ले लिए दूरदर्शन के रेडियो के नाम पे। उसको बुक दो, उसको अवार्ड, उसको अपनी लॉबियाँ बना ली ताकि जो अवार्ड देने वाले थे उनको बुला लिया। मैंने ऐसा नहीं किया। जो लिखा है वो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ऑनेस्टी के साथ जब आप किसी पोजीशन पर बैठते लेकिन हैं, अंदर से मैंने 101% मैंने अपने ऑफिस को दिया। और मेरी किताब भी जो मेरे हाथ में है, दर्द पटारी जो किताब है, ये भी 33 साल के बाद किताब आई है, आफ्टर 33 ईयर। लिख रहे थे आप बचपन से लिख रहा हूँ मैं। अभी भी इसमें कम से कम 30-40 गीत है, वो मेरे को पता नहीं कहाँ पड़े हैं, वो भी इसमें नहीं आए। लिखता हूँ, अभी कहाँ ढूंढने पड़ेंगे वो। तो मैंने, अगर मैं अपने सर्विस में किताब लिखता तो साहित्य अकादमी का अवार्ड में कब ले चुका था। नहीं किया मैंने। दूसरी किताब मेरी आई है, डोगरी लोक गाथा स्वरूप ते विश्लेषण, वो भी मैंने अभी मैंने डोगरी में वो भी मैंने डोगरी छापी है। लेकिन है कि वो इन सर्विस में मैंने टाइम ही नहीं मिला, लिखता रहा मैं, किताब नहीं छापी। क्योंकि जब आप रेडियो पे काम करते थे, जिसे आजकल आकाशवाणी कहा जाता है, तो लोगों को क्रेज हुआ करता था। हाँ। जैसे जो भी सेक्शन आप हेड करते रहे, म्यूजिक या फिर ड्रामा, तो आपके पास वक्त की कमी रहती होगी। देखो जी, ऐसा है, ये सर्विस ऐसी है, ऑफिशियल मीडिया गवर्नमेंट का है, आपको 24 आवर आपको अपना फ़ोन ऑन रखना होता है। आपने कि मैं फ़ोन नहीं सुना, ऐसा नहीं कर सकते आप। और खासकर आप जब सुपरविजन को पिस्टी पे आ जाते हो, डायरेक्टर लेवल पे आ जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो टाइम होना, आप तो सारा जानते हैं, मीडिया का आजकल बड़ा एक कंपटीशन है। तो आपके पास टाइम कहाँ है। आपको अपने मोबाइल पे भी आपको मेल चेक करनी है। आजकल तो ईमेल आती है, ई ऑफिस से सारा जवाब देना पड़ता है। तो वो नहीं है कि घर नहीं है तो मैं ऑफिस में नहीं है, तो घर से भी काम करना पड़ता है। तो टाइम, कुछ लोग हैं जो ना काम करे गवर्नमेंट के में, वो भी उसी बराबर जा रहा है, जो कर रहा है उसी बराबर जा रहा है। लेकिन जो तो सरकारी ऑफिस में बैठ के भी पर्सनल काम करते हैं। लेकिन ऐसा राजू जी, जो काम करता है उसकी इज्जत तो कहीं ना कहीं होती है ना। मैं ऐसा बनता हूँ कि रिटायरमेंट के साथ साथ ही मुझे घर से बुलाया है। के लोग और थे जिन्होंने सिफारिश भी डाली, हमको रखो, कंसल्टेंट भी हैं, तो सिफारिश की थी हमको रखो, नहीं, मेरे को घर से बुलाया कि आपका पहले से ज़्यादा इज्जतमान है, आप आइए, घर से आइए,
और मेरे पास जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है, यूटी है, और कुछ नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हैं। मैं एज ए उसमें मैं सलाहकार हूँ। तो ये ईश्वर की ही कृपा है, ऊपर वाले की, जिन्होंने मालिक ने दिया है। कहीं ना कहीं आपका जो रजिस्टर होता है बिल्कुल। काम का, है ना। तो जब आप रेडियो में थे या आकाशवाणी में थे, अभी आप कंसल्टेंट भी हैं, तो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता होगा साहित्यकारों का, म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों का, जो आर्टिस्ट लोग हैं। देखो, जब आप किसी पोस्ट पे आते हो तो आपसे उम्मीद तो होती है ना। ये मत समझो कि मेरे को कोई बंदा आ गया, उसने पूछा, उस पर उतरना बड़ा मुश्किल। उतना के लोग आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, गाली गलौज भी करते हैं सामने, नहीं तो कहीं और करते हैं, आरटीआई करते हैं, इंक्वायरियां भी करवाते हैं। अगर आपने उल्टा सीधा किया हो तो पब्लिक डीलिंग वाली, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाली जो पोस्ट है, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। ऊपर वाला आपका साथ देता है अगर आप ईमानदार हो तो। जैसे मैंने आपने गीतकार को खत्म कर दिया, हालांकि मैं कर सकता हूँ, अप्रूव्ड हूँ, लिखता हूँ, लेखक हूँ पहले से ही, हक भी बनता है, हक भी बनता है। लोगों ने किया, लोगों ने अवार्ड भी लिया, पता नहीं कहाँ पद्मश्री तक वो आगे, पद्म भूषण तक वो आगे, लेकिन नहीं, हमने नहीं किया ना। अंदर से हमारा ज़मीर अलाउ नहीं करता है। लेकिन आप लोगों को अगर कोई गाली देता है तो आपको उसने कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आपका काम बनता है कूल माइंड से उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। दूरदर्शन में जब था यहाँ, फिर मैंने लोगों को, जो आप टॉप ग्रेड लोगों को दिया, उनकी फीसें बढ़ाई। बड़ा मुश्किल होता काम करना, सभी को फीसें बढ़ा दी। कश्मीर वालों की बढ़ चुकी थी, जम्मू का एडिशनल चार्ज आया, मैंने बढ़ाई, जो कर सकते थे हम किए। रेडियो में जब थे आबशार, मैंने 51 लोगों के प्रोग्राम बनाए हैं मैंने, आबशार किए, लोगों के गीत कंपोज करवाने, उनके बायो, उनकी जो हिस्ट्री पे। फिर दूरदर्शन में आया, मैंने 53 प्रोग्राम लोगों पे किए। उसमें चंपा शर्मा जी हैं, डॉक्टर ओम गोस्वामी जी हैं, यश शर्मा जी हैं, एनडी जम्वाल जी हैं, हिस्टोरिकल, वो आधे घंटे 24 मिनट के मैंने प्रोग्राम बनाए, आर्काइव में पड़े होंगे। तो पूरी प्रोफाइल बनाने बहुत बड़ा मैंने किसी को एहसान नहीं किया जी, ये हमारे एक हीरे हैं, स्टालवार्स हैं, इनके ऊपर काम करना था। तो फिर जिसके ऊपर नहीं किया वो बोलता है, अगर आप किसी को बुला लोगे ना तो उसने आपका थैंक्स नहीं करना है, जिसको नहीं बुलाओगे ना उसने आपके खिलाफ हो जाना है। लेकिन फिर भी जो अस्तित्व की हम बात करते हैं, तो अस्तित्व को इसी तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये जिसने भाषा पे काम किया है, संस्कृति पे काम किया है, जो हमारी विरासत का हिस्सा है, उनको आर्काइव में अगर जगह मिल रही है तो लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी भी। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ज़्यादातर डोगरी को प्रमोट किया जी, तो लोग कुछ कहते हैं कि जो हम कहते हैं सो कॉल्ड थिंक टैंक, वह कहता है कि डोगरी का भविष्य अंधकारमय है, या डोगरी बोलने में लोग हीन भावना का समझते हैं कि मैं क्यों बोलूँ, मैं हिंदी क्यों ना बोलूँ, मैं इंग्लिश क्यों ना बोलूँ, घरों में डोगरी बोली नहीं जा रही। लोग बड़े दुविधा में हैं कि क्या वाकई डोगरी भाषा का भविष्य अंधकार में है। देखो जी, वो चीज़ वो लोग बोल रहे हैं डोगरी का भविष्य अंधकार में है, जिनको कोई उम्मीद है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मिला। दो किस्म के लोग हैं, एक तो है अवार्ड मिल गया तो डोगरी का भविष्य उज्जवल है, नहीं मिला तो अंधकार में है जी। कुछ लोग लिखते हैं कि अवार्ड लेने के लिए एक बार लिखा, 2 बार लिखा, टोटा फोटा जो भी किताबें, मैं 33 ईयर के बाद किताब लिखी है। लोग हर साल में 2-2 किताबें कैसे निकालते हैं मुझे पता नहीं, क्या लिखते हैं। मेरे गीत लोगों के जुबान के ऊपर होते हैं, ठीक है जी, बच्चा बच्चा गीत गाता है ना, गीतकार के तौर पर एक पहचान भी ठीक है करते हैं। लेकिन जो किताब अगर अवार्ड नहीं मिला, नहीं जी मैं नहीं लिखना जी, अब मैंने डोगरी लिखना नहीं, छोड़ देना जी, मैंने करना नहीं, क्योंकि अवार्ड नहीं मिला ना, पेशेंस नहीं है। फिर जिनको अवार्ड मिल गया वो लिखना बंद कर देते हैं, ये बड़ी त्रासदी है ना। तो अंधकार क्यों है जी? अंधकार नहीं है, बदलाव होता है हर भाषा में। हर भाषा भी देखिए, आप पंजाबी है, उसमें कश्मीरी है, जो भी उनका भी तो हालत यही है ना। बच्चे जो मदर हैं, खासकर माताएं जो हैं, वो हिंदी पे क्यों आ रही हैं जी? अब जो हमारी माताएं हैं वो कहाँ MBA थी, उनके बच्चे ही MBA बने ना। हमारी जो मदर थी वो कहाँ इतनी पढ़ी लिखी थी, तो बोलते थे बोल बोल के पढ़, मेरी मदर बोलती बोल बोल के पढ़। तो मेरे ब्रदर तो जो बड़े चमेल सिंह कहते नहीं चमेल तू नहीं पढ़ रहा है, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, कहते नहीं पढ़ रहा, नसीब पढ़ रहा है। कैसे मालूम है? कहते वो पढ़ रहा है बोल बोल, तू बोल बोल के पढ़। अनपढ़ मदर थी उस समय थी, इसलिए उनके बच्चे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, बड़े बड़े डॉक्टर बने, बड़े बड़े औहदों में पहुंचे। उन्होंने कहाँ सीखी थी मैनेजमेंट? वो सबसे बड़ी मैनेजर थी। तो इसलिए वो मदर है जो मदर को सिखाती है। हम लोग ऐसे ख्वान मदर से सीखे हुए हैं। कमाल है यार, आज माँ बच्चों के साथ डोगरी बोलेगी तो बच्चा है, लेकिन है लोग बोल रहे हैं ऐसे। तो मौखिक साहित्य आपने अपनी माँ से सीखा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मौखिक साहित्य भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि मौखिक साहित्य को अब शब्द देने की जरूरत भी है कि वो एक किताब की शेप में अभी आ जाए। दूसरा है कि जो आजकल मोबाइल है ना, थोड़ा सा मोबाइल से बच्चों को प्यार से कुछ ना, उनको बच्चों का ध्यान चेंज करके मोबाइल के थोड़ा हट के
आओ बच्चों को कोई बात सुनिए, उसको बातों बातों में पता नहीं चले कि बच्चों को कुछ कहानी सुना रही है माँ, ऐसे कहानी सुना दो आंखें बंद करके, अच्छा बच्चा ऐसा है, वो कल्पना बनती है। जैसे हमने परियों की कहानियाँ अपने मतलब शहर बानो फलाना वो परियों की है ना, ऐसी गुड़िया, चंपा गड़िया, चंदा मामा हो गया। फिर वो अरेबिक नाइट्स तो अभी आई ना, हमने वो मौखिक सुनी हुई है ना। हुस्न बानो का नाम सुना है बच्चों को, पता नहीं हुस्न बानो क्या है, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा चालू हुआ, ये सारी कहानी हमने सुनी हुई है, लोक कथाएं सुनी हुई है। माँ से नानी सुनी है ना, बड़ी बहन से, ऐसे कुछ खुआन सुने हुए हैं, खुआल है। तो माँ बोलती थी जैसे ये लफ्ज सुनता ना अपने, जी मिर्च बड़ी कौड़ी है, कहती मिर्च कड़वी नहीं होती ना, कहते क्यों, कहता ना मिर्च तीखी है, कहती तीखी होती है चाकू, कड़वा होता है जहर, मिर्च होती है दाली मिर्च, डोगरी का लफ्ज है दाली, दाल चीनी दाली, ये डोगरी का लफ्ज अपना लफ्ज है। तो ये हमने मदर से सीखा है, वो मदर आज की आएंगे, डोगरी का भविष्य कहीं वो नहीं है, अंधकार में नहीं है, उज्जवल है। लोगों को वो प्रयास करना है, चेंज होता है हर चीज, सोशल मीडिया आ गया, उसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऊपर हो गया, अब तो चेंज के साथ चलना पड़ेगा ना। आपने भरपूर साहित्य पढ़ा है, क्योंकि आपने डोगरी में पीएचडी भी की है, तो आपने जो साहित्य हमारे बुजुर्ग राइटरों ने लिखा है वो भी पढ़ा आपने, और जो नई पीढ़ी लिख रही है उससे भी आप लगातार संपर्क में रहते हैं। तो क्या आप अंतर समझते हैं कि जो पुराना लिखा गया या जो नया लिखा गया उसमें क्या सामंजस्य आप समझते हैं? देखो अंतर का ना कोई समय के साथ ही होता है। जो पुराने साहित्य हैं, खासकर जो कहानियाँ, अगर उसकी बात करें मतलब फिक्शन की, तो वो नरेंद्र खजूरिया की कहानियाँ बड़ी कमाल है, उन्होंने बिल्कुल चीज़ों को पकड़ के थे। फिर कविता की बात है, चरण सिंह ने मधुकर देखिए, ऐसी चीज़ें हैं जो आज के उसमें कमाल है, चीज़ें वो रखी हुई हैं। वेदपाल दीप ने, पद्मा सचदेव ने हर किस्म का लिखा हुआ है, या शर्मा की गीत लिखी है। अब जो नई पीढ़ी है ना, या वो अब जो कहानीकार भी नए हैं, जो चाहे वो एल्डरली भी हैं, अब वो उसी ने बुढ़ापे पे कहानी लिखते हैं, बुढ़ापे पे वो का अस्थि लेके जा रहा था, ये है, अब वो उसी से चीज निकल, एक बंदे की कहानी सुनी, यार मेरे भी आइडिया उत्पन्न हुआ, उसने भी उसके ऊपर कहानी लिख दी, लिखो देखी, कोई हट के आइडिया नहीं होते हैं। तो पहले ना एक बिल्कुल एक दर्द को उभारते थे, कॉमन चीज को लगता है कि मेरी बात हो रही है, हालांकि आज भी है अपनी बात है, लेकिन अंतर कोई खास नहीं होता, ट्रीटमेंट का होता है, एक्सप्रेशन कैसा दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि आउटलाइन देखिए, आउटलाइन तो वही रहेगी, भाव वही रहेंगे, लेकिन समस्याएं वही रहेंगी, एक्सप्रेस करते हैं, समस्याएं वही रहेंगी सारी उम्र जी। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, एंड है, लेकिन उसको कैसा ट्रीटमेंट दे रहे, कैसे इजहार कर रहे हो, उसकी कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो डिपेंड करता है। रुझान क्या है? ज्यादातर ये कहा जाता है कि किताबें तो बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रही हैं, हर वर्ष बहुत किताबें प्रकाशित होती हैं डोगरी भाषा में, लेकिन क्या उतने पाठक भी हैं? यहाँ तक कहा जाता है कि जो भी किताब आदमी दूसरे साहित्य को देता है, वो भी साहित्यकार जो है दूसरे साहित्यकार की किताब भी नहीं पढ़ के राजी। पाठकों की लगातार समस्या कम होती जा रही है, लेकिन किताबें लगातार प्रकाशित हो रही हैं। तो ये क्या टारगेटेड साहित्य है? देखो जो प्रकाशित करवा रहे हैं, क्या सोच समझ के करवा रहे हैं प्रकाशित? देखो जी, ऐसा है, अगर किसी की मैगजीन में कोई अपना कृति छपती है, कहानी छपती है, या कविता गीत छपता है, गजल छपती है, तो मैं अगर मेरी छपती है, मैं अपनी पढ़ता हूँ, मैं दूसरे की भी पढ़ना नहीं दोबारा समझता हूँ। ये मैं पूछ रहा था, इससे एक गलत बात है ना। फिर जैसे कोई किताब छाप रहा है, तो किसी को मेरे ख्याल में फ्री में मत बांटो, है ना। 50 किताबें हमारे में बहुत चलन है, बांट दी। अच्छा, 100-150 किताबें ऐसे बांट दी जाती है। मेरे को आपने किताब नहीं दी थी, मेरे को नहीं दी तो दे तो दूंगा, क्या आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ता ना, पढ़ के रिएक्शन भी दीजिए, इसलिए डिस्काउंट दे दो। अगर किताब है 400 की तो 200 की दे दो, 100 रुपए की दे दो, लेकिन पैसा खर्च करके वो पढ़ेगा। 50 रुपए भी दे दो, लेकिन वो लगेगा यार मैंने खर्च किया, पढ़ेगा कुछ ना कुछ। अगर 5 पेज भी पढ़ लिए, 50 पेज भी समझो आपका काम हो गया। पढ़ते नहीं हो तो पढ़ने का तो हर जगह वैसे है, डोगरी के साथ नहीं है, हर जगह है। लिखित साहित्य को पढ़ कम रहे हैं। उसका कारण एक और भी है कि हम लंबा लंबा लिख रहे हैं, जो छोटी छोटियाँ कहानियाँ पे आ जाए। जैसे आप अच्छी कहानियाँ लिखते हो, छोटी छोटी भी कहानी भी आ जाते हैं, कैची हो, वो लंबा लीक से हटकर भी हो थोड़ा सा, तो वो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा फिल्मी कहानी भी मत लिखिए कि एंड भी दे दिया, लास्ट में एंड भी दे दिया ना, कुछ साइन ऑफ इंटरोगेशन छोड़ दो ना, सवालिया निशान छोड़ दो उसके। पाठक को इतना समझदार समझिए कि कहानी जब अंत पे आती है तो पाठक खुद ही सोल्यूशन उसके पास होगा, पाठक के पास होगा, है ना। सर आजकल आपने क्योंकि सभी को मंच दिया, आकाशवाणी में भी, दूरदर्शन में भी, लेकिन आजकल जम्मू दूरदर्शन लगभग बंद होने के कगार पर है। और लगातार ये डिमांड आपके टाइम पे भी उठती रही कि सैटेलाइट डोगरी चैनल मिलना चाहिए।
अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी विरासत को अगर हमें सहेजना है, उसे प्रचार देना है, औरों तक पहुंचाना है, तो डुग्गर की भाषा डोगरी में अपना सैटेलाइट चैनल होना बहुत आवश्यक है। हाँ ठीक है, होना चाहिए। ये तो अपने काफ़ी ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, काफ़ी हुई है, डिमांड भी हुई है, प्रयास भी हुए हैं। अब ये बात कहाँ तक पहुँची है इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं कुछ। आप अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं? ये होना चाहिए। कहाँ तक ये सहायक साबित हो सकता है? देखो, कोई भी जो एक मीडियम है वो तो एक सहायता ही उसकी होती है। हालांकि दूरदर्शन जम्मू है वो डोगरी के प्रोग्राम काफ़ी सारे चल रहे हैं। डीडी कशीर पे भी चंक मिले हुए हैं। पहले आधे घंटे का था, फिर मैंने अपने टाइम में उसको 1.5 घंटे 2 घंटे का कर दिया। अब के टाइम में तो यहाँ पे सीरियल भी काफ़ी चलते है हैं ना, तो कोशिश की है। अब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी काम करने की भी थोड़ी सी एक था कि काम करना है, वो भी तो काम करने के लिए उनको पे मिलती, सैलरी मिलती है ना, उसको जस्टिफाई तो भी करना उनको एक उद्यम चाहिए। लोग जितना मर्जी बोलते हैं, लोकल जो स्टाफ है उसको भी चाहिए यार हम किस काम के लिए आए हैं। ये सभी कुल मिला के प्रयास होता है। बाकी ये ऊपर लेवल की बातें हैं, तो लोग कोशिश करेंगे तो कर ही रहे हैं, तो अच्छा है वो, तो क्योंकि चल रहा है जैसे होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। दर्द पिटारी, अगर किताब की बात करें, दर्द पिटारी में जो विशेषता है वो आपने जो माला पिरोई हुई है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि दर्शकों के साथ थोड़ी बात साझा करिए। देखो जी, जब मैंने किताब लिखी इसका मैं सोचता किताब किसको समर्पित करूं, मेरा ख्याल आया कि तभी करूं। फिर तो दर्द पिटारी क्यों? दर्द इसलिए हुआ कि मेरे गीत जो हैं वो दर्द भरे होते हैं। इसमें दर्द है, किसी का दर्द है, प्राकृतिक दर्द है, किसी का दर्द है, तो उसमें दर्द, तो वो फिर मैंने पद्मा सचदेव बोला मैं 2-3 नाम है, तो एक नाम दर्द पिटारी, कहते दर्द पिटारी तो तेरे गीत में दर्द है, तो डोगरी का शिव बटाल भी है, तो वो पद्मा जी ने लिखा भी उसके ऊपर है, तो उन्होंने भूमिका भी लिखी हुई है। तो पद्मा जी ने लिखा हुआ है कि हालांकि उन्होंने किताब रिलीज कर दी थी, तो फिर वो चली गई जल्दी, तो कहते हैं नसीब की मैं अदूं का जान नहीं है जदों का एक जुआंटड़े गीतकारा के रूप में डोगरी साहित्य उभरिया सामने आया। मिलनसार ते हसमुख सुभाऽ आला नसीब डोगरी गीतें का नसीब है। ये पद्मा लिखती है। नसीब जदों गीत गुनगुनांदा है ते मनो पहाड़ गुनगुनान लगी पौंदे ने। नसीब दे गीत जदों पढ़ो जां अखी मिट्टिया सुनो तां गीत चित्र बनिए सामने लभण लगी पौंदे ने। बड़ी डूंगी चलोबी मगरा गीतें की किताब दर्द पिटारी लइया बाहर आया है, स्वागत है। गीतें दे कन्ने कन्ने अर्पण माला बड़ी कमाल है। इस माला की जपदी होई डोगरी साहित्य का इतिहास सामने उठी आउंदा है। जेड़ा डोगरी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ी सकिया वो नसीब की अर्पण माला की जरूर पढ़े। ऐसा अर्पण अजय तक कुसै भाषा च नहीं लिखुआ, ये डोगरी भाषा च गै नसीब हुआ है। तो ऐतिहासिक है ये पद्मा जी ने लिखा है। तो वो अर्पण माला है कि मैं किसको करूं, फिर मैं तभी करूं तो चुनाव हो जाएंगे। देखो मेरे ऊपर लिखा है, फिर मैं डोगरी के कवि पहले को लिखूं दत्तू को। दत्तू जी का नाम लेने वाले रामलाल शास्त्री थे। शास्त्री ने संस्था बनाई। संस्था कैसे बनी? डॉक्टर करण सिंह ने जगह को दान दिया। उसमें साथ जो काफिला जुड़ा धर्मचंद प्रशांत, तो वो बनते बनते अपने 108 मलका बन गया, है ना। कवि दत्तू दी रचना गी छोड़िया किलिया बतनागी शास्त्री उंदे हीलेंगी संस्था दे बसीलेंगी डोगरी दे संस्थानेंगी करण सिंह दे दानेंगी अर्पित है दर्द पिटारी समर्पित। ये धर्मचंद प्रशांत की सारे डुगर प्रांत की बड़ू संसार चंद्र की प्रेरणा भरे समंदर की जगदीश साठे परिवार की पंडोत्रा दे उपकार की अर्पित है। अगर बड़े लंबे ने वेदपाल दी शायरी की गजलें भरी पटारी की वेदपाल दी यारी की डोगरी लिख खुमारी की नीलांबर मन मोनेगी हर ना शामिल होनेगी अर्पित है। मधुकर साहब उनके लिखे था इनके बारे में। पद्मा उनकी डुआरी ये यश शर्मा दे गीतेंगी उनकी सोल प्रीतेंगी मधुकर दी कविताएंगी उनकी कठन पढ़ाएंगी। पद्मा उनकी डुआरेगी कविता दी फुलवाड़ेगी लताशा गीत गुआनेगी डोगरी दूर पजानेगी बेदराई दे आलेगी सुन दे आल दुआलेगी अर्पित है दर्द पिटारी समर्पित। बड़ी लंबी है, सभी सभी तक आ गए। तभी मैं कहा कि ऐतिहासिक है, क्योंकि जो भी राइटर रहे उसमें आपका भी जिक्र है। वो सारे आज तक जितने भी जिन्होंने कम से कम 30-35 साल डोगरी में किया है ना, उनका सभी का वो ऊपर वाले ने मेरे को लिखवा दिया। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि जैसे आपने जब PhD की तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना, लोक गाथाओं पे, लेकिन जो आजकल PhD ज्यादातर की जा रही है, आप नहीं समझते कि उसमें विषय की जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम जो 5 वर्ष लगभग आप देते हैं PhD करने में, उसे थोड़ा सा जस्टिफाई भी किया जाए। जैसे अगर रिसर्च का टॉपिक है तो रिसर्च की भी जानी चाहिए, उसी जगह पे जाकर की जानी चाहिए रिसर्च। आमतौर पर जो रिसर्च की जा रही है उसमें कुछ दशकों का साहित्य,
कुछ दशकों की कविता, कुछ दशकों की कहानी, क्या ऐसी पीएचडी से ऊपर उभर कर विषय अलग से नहीं होने चाहिए? देखो जी, मैंने 88 में मैंने यूजीसी का एग्जाम पास किया, उसके नेट बोलते हैं। फिर मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप रहा, जीआरएफ रहा, फिर एसआरएफ रहा, फिर यूपीएससी के आने से बाद में एज ए रेडियो दूरदर्शन में आने के बाद पहले मैं एसआरएफ था 91 तक। तो मेरे पीएचडी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट था। मैंने गांव-गांव में गया, कठुआ हो गया, इधर हो गया, पूरा इसी को रिसर्च कहते हैं बेसिकली। बड़ा इलाके में गया, वो उधमपुर से डोडा किश्तवाड़, अपने उधर चंपा, सारा बड़ा इलाका, कांगड़ा तक जितनी भी थी। तो चंपा अपने मेरे को बिना मैम बोल रही कि मेरे अंडर तूने काम किया, इतना बढ़िया काम हुआ है, तूने कहाँ रखा है वो? मैं नौकरी में कहता अब निकाल। अभी मैंने इसी साल पिछले साल मैंने किताब छापी है, तो कुछ सारा मैटर मैंने निकाला, कुछ और डाला, उसका ये नाम रखा जी मैंने, डोगरी लोक गाथा स्वरूप ते विश्लेषण। ये मैंने किताब समर्पित की है ये अपने जो जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में मेरे को उंगल पकड़ के बहुत से लोगों को उन्होंने आगे लाया हुआ है, बहुत से लोगों को। ओम गोस्वामी जी, और ओम गोस्वामी जी थे जिन्होंने मेरे को अपने गुरु यश शर्मा जी के पास भेजा एज ए गीतकार के तौर पर भी, उनके साथ जाके कविता का गुण ले लो। लेकिन गोस्वामी साहब ने मेरे को पहले उंगल पकड़ के उन्होंने मेरे डोगरी शराजा में छापे, बहुत से लोगों को मौका दिया, लोग याद रखे न रखें, लेकिन मैं उनको नहीं भूल सकता। ठीक है जी। दूसरी जो समर्पित किया है डॉक्टर वीना गुप्ता को, वो मेरी गाइड रही है पीएचडी की, उन्होंने कहा इसको छापो। और ये इतना है कि ये देखिए मैंने इसकी किताब को समर्पित किया हुआ है, ये देखिए समर्पित किया हुआ है, ये मैंने लिखा है इसके ऊपर, डोगरी भाषा साहित्य ते लोक साहित्य दे अंतक साधक प्रोफेसर वीना गुप्ता ते डॉक्टर ओम गोस्वामी और समर्पित है। इसमें रजिस्ट्री देखो कितना, मैंने 452 लोगों को मैंने किताबों को मैंने कंसल्ट किया हुआ है। 452 किताबें, छोटी बात नहीं। मैं वही पूछ रहा था कि जैसे अभी जो किया जाता है काम, उस लोगों को जो कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, उनको पूरी तरह से थोड़ा डेडिकेटेड होकर नहीं करना चाहिए? देखो उन्होंने भी डिग्री चाहिए है, नाम के साथ डॉक्टर लगा जाए तो ठीक है, उनका एक टारगेट होता है। लेकिन अब जो काम करवाने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा एक रहता है, यार इनको थोड़ा जल्दी जल्दी इनका काम हो जाए, अदरवाइज थोड़ा सा पहले जो हमारे टीचर थे ना, बड़े वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जो कंसेप्ट है, जो सोल है, बिल्कुल बिल्कुल, कई बार इस चीज को निकालना और लिखो, फिर और लिखो, फिर और लिख ले आना, कहते ये ठीक है। तो उसको काफी एक अथेंटिक, क्योंकि किताब जब आती है, अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है, फिर इसमें इसका इंग्लिश अनुवाद भी हो रहा है, पर कहाँ कहाँ जाएगी ये? तो फिर ये चीजें मतलब बड़ा दिखती है, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बनना भी चाहिए। आपका रिसर्च वर्क जो है वो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। ये देखिए किताब में जो पीछे जो मेरा बायोडाटा क्या है, ये चीजें ऐसे नहीं मिलती ना, ये लोगों की साधना भी होती है, है ना, साहित्य तो है ही साधना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उम्मीद करेंगे कि जो भी विशेषकर पीएचडी कर रहे हैं, जैसे आपने पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ ये रिसर्च वर्क किया, वो भी विषय की सिलेक्शन थोड़ा सोच समझ के करेंगे, जिससे कि हमारा जो साहित्य है, हमारी भाषा है, संस्कृति है, विरासत है, वो भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के रूप में संकलित हो पाए। आप एक्सएल स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर नसीब सिंह मनहास जी ने। उन्होंने कहा कि रिसर्च करना वाकई बहुत डेडिकेशन का काम है। वाकई रिसर्च की भी जानी चाहिए, जहाँ जहाँ भी आपको जाना पड़े वहाँ जाना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास 5 वर्ष रहते हैं रिसर्च टॉपिक पे पूरा विश्लेषण करके, खोज खबर करके, उसको फिर बाद में एक किताब के रूप में संकलित भी करना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी बनता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।